लेकिन हर आतंकवाद मुसलमान क्यों होते हैं? महात्मा गांधी को जिसने मारा वो मुसलमान था क्या? इंदिरा गांधी को जिसने मारा वो मुसलमान था क्या? बाबरी मस्जिद को जिसने शहीद किया वो मुसलमान था क्या? एक मिनट, दिल्ली की सड़कों पर जो सिखों को गर्दनें काटी गई, क्या वो मुसलमान थे? गुजरात के गली कूचों में जिन लोगों को मारा गया और जिनको बेघर किया गया, क्या वो मुसलमान थे? मेरी बहन, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप ऐसा मत सोचिए। सुनिए मेरी बात सुनिए। मैं आपको सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा हूं कि बुराई बुराई होती है, इसको आप मजहब के एंगल से मत देखिए। और ये मौइज जो है उससे मुसलमानों क्या ताल्लुक? मौइज्म से हमारा क्या ताल्लुक? हम तो हर वायलेंस की मजम्मत कर रहे हैं, और मजम्मत करना भी चाहिए, कंडेम करना चाहिए। मजम्मत का मतलब, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। जो आतंकवादी है वो न हिंदू होता है न मुसलमान होता है, उसका कोई मजहब नहीं बल्कि होता। आतंकवाद खुद एक मजहब बन गया आजकल, और वो सिर्फ इंसानियत के दुश्मन होते हैं जो मासूम लोगों को मानते हैं। और ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। अब बहुत सारे इल्जाम मैंने आप पर लगाए, बहुत सारे सवाल आपसे पूछे, आपने अच्छी सफाई दी। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज के जज अभिलाष खांडेकर का फैसला आज के मुकदमे में। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज मुकदमा चलाया असदुद्दीन ओवैसी पर। उनसे पूछा उनकी हेट स्पीचेस के बारे में, उनसे हमने पूछा उनकी सियासत के बारे में, उनसे पूछा हिंदू और मुसलमान में डिवाइड पैदा करने के इल्जामात के बारे में। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज अभिलाष खांडेकर का फैसला। आज के फैसले में मैं ओवैसी साहब की प्रशंसा में कुछ शब्द ज़रूर कहूँगा, और वो लफ्ज़ ये हैं कि वे बहुत होशियार हैं। लंदन से वकालत सीख के आए हैं, लेकिन भड़काऊ भाषण देने में वो बाज नहीं आते हैं। भारत में हिंदू मुसलमानों में लड़ाई दरार पैदा करने की लगातार कोशिश करते रहते हैं। भारत की संसद के वे सदस्य हैं, लेकिन अपनी भाषा को वे काफ़ी बार असंसदीय भाषा की ओर ले जाते हैं, जिससे कई बार समाज में टेंशन पैदा करते हैं। तो ओवैसी साहब ने 4 बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे कहें पिछले कुछ सालों के। उन्होंने कहा कि गांधी की हत्या, बाबरी मस्जिद, गुजरात के दंगे, सिखों का कत्लेआम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेकिन आलोचना करने योग्य घटनाएं हैं। लेकिन होशियार ओवैसी साहब ने बम्बई के बम विस्फोट और संसद के हमले के बारे में कुछ नहीं कहा। इससे पता लगता है कि वे किस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं। मैं आज अपने जजमेंट में उनको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसी भाषा का भविष्य में प्रयोग न करें, और सख्त हिदायत के साथ उन्हें बाइज्जत बरी किया जाता है। लेकिन वे ध्यान रखें कि भारत के संविधान में सर्वधर्म समभाव है, और यहाँ की नागरिकता भारतीय है, और उसी की इज्जत करना हमारा कर्तव्य है। वही ओवैसी साहब का भी कर्तव्य होना चाहिए। आप कुछ कहना चाहते हैं जजमेंट के बारे में ओवैसी साहब? मैं जज साहब ने जो फैसला दिया है, मैं आपके फैसले की इज्जत करता हूं, मगर मैं अपने डिफेंस में इतना ही कहना चाह रहा हूं कि मैंने जिन 4 वाक़यात का जिक्र किया था कि महात्मा गांधी का कत्ल, बाबरी मस्जिद की शहादत, दिल्ली में सिखों का कत्लेआम, गुजरात की सरजमीन पर मासूम लोगों का कत्लेआम, इसका यह मतलब नहीं है कि मैंने पार्लियामेंट पर जो हमला किया गया है उसकी मैं कंडेम नहीं करता उसको। ये गलत आपने सोच लिया। दूसरी बात, जज साहब आपसे अदबन आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि बम्बई में जो बम ब्लास्ट हुआ, आपने गलत सोच लिया। बड़ी इज्जत के साथ आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं उसकी तायीद करता हूँ, नहीं, हम उसकी मजम्मत करते, हम हर तशद्दुद की मजम्मत करते। मगर मेरी नज़र में ये जो 4 वाक़यात हैं, ये हिंदुस्तान को हिला कर रख दिए थे। हिंदुस्तान की जो हमारी सेकुलरिज्म का फाउंडेशन है उसको कमज़ोर करने की कोशिश थी, इसीलिए मैंने इसका जिक्र किया। यकीनन मैं पार्लियामेंट में जो हमला उसकी मजम्मत करता हूँ, जो बम्बई में बम ब्लास्ट हुए उसकी मजम्मत करता हूँ, जो बम्बई में बम ब्लास्ट से पहले जो फसाद हुआ उसकी मजम्मत करता हूँ। इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ, ओवैसी साहब जो इतने अच्छे भाषण देते हैं अपनी स्पीचेस का। जी हाँ, भी आपने शुरू में आके कहा कि मुलायम सिंह चड्डी पहने हुए हैं, लेकिन ये अभी जो बीत गई ईद, उसमें उन्होंने सारे मंदिर से लाउड स्पीकर उतरवाने का आदेश दे दिया। अभी विधानसभा में उनको ज्यादा सीट आई चुनाव में, तो सारा फायदा तो वो उठा रहे हैं। नतीजा जो आया है जी, तो बीजेपी हार गए उसमें, तो क्या आपको तकलीफ हो रही हार गई तो? नहीं, वो पूछ रहे हैं कि आपको खुशी हो रही है? नहीं, मुझे खुशी उस वक्त होगी
मेरा मानना यह है कि ये जो 100 दिन है, ये 100 दिन ये काफ़ी नहीं है। अब इंतज़ार करिए, 9 महीने कम से कम किसी हुकूमत को दीजिए, मालूम होगा कि वो क्या करना चाह रहे हैं। मगर ये 100 दिन में जिस तरीके से किताबों में तब्दीली, जिस तरीके से कहा गया कि नहीं भाई वो बत्रा साहब ने क्या क्या कह दिया, अगर मैं कहूँगा तो आप बोलेंगे ये भी हेट स्पीच है। बत्रा साहब ने जो कह दिया अपने किताबों में लिखा। फिर उसके बाद मोहन भगवत का बयान कि ये हिंदू राष्ट्र है, गोवा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर का बयान, फिर पूना में जो बच्चे को मारा गया, प्राइम मिनिस्टर की खामोशी इस पर, फिर ये तमाम बातें जो हो रही हैं, ये तो थोड़ा आपको लगता नहीं है कि बोल रहे हैं हो रहा है? बिल्कुल बोलना चाहिए, जरूर कहना चाहिए। तो वो ये देखिए, इसीलिए आपको मौका दिया, आप अपनी बात। न मैं तो अपनी, और कोई टोल पर भी वीडियो कैमरास लगे, हिमायत बेग नजर नहीं आता। कितने बच्चे जेलों में हैं, कितने बच्चे अंडर ट्रायल्स हैं महाराष्ट्र की जेलों में, इसका जवाब तो इनको देना पड़ेगा ना सर। लेकिन आपने बहुत साल कांग्रेस का फायदा उठाया, नहीं, अब आप नहीं, उन पर सवाल नहीं, उठा रहे हैं। नहीं सर, देखिए जमहूरियत में फायदा नुकसान की बात मत करिए। अगर मैं ये कहूं रजत शर्मा ने किसी और टीवी चैनल में काम किया, फायदा उठाया, तो सही होगा बात ये। आज रजत शर्मा की इनफरादी काबिलियत है, आपकी काबिलियत है, आपका नहीं, आपका नहीं, सुनिए आप मुझे बात करने मौका नहीं दे रहे, वरना आप भी उस अंग्रेजी चैनल की तरह हो जा रहे हैं कि अपनी बात सुनो। सर मेरी बात सुनिए, आप में काबिलियत है, मैं मानता हूं, आप में सेलिंग पॉइंट है, आप इसीलिए तो आप माने जाते हैं, इसीलिए तो लोग मानते हैं आपको कि भाई रजत शर्मा काबिल आदमी है, पॉइंटेड सवाल करते, चुपते हुए सवाल करते, लोगों को हंसाते भी, यही तो आपकी काबिलियत है। तो इसको इल्जाम आप मुझ पे नहीं, आप मुझ पे इल्जाम तो नहीं लगा सकते। आप मुझे इल्जाम तो फायदा उठाए, सर फायदा क्या उठाया हमने? कौन सा मैंने मिनिस्ट्री का मुतालबा किया? मैं कौन सा सर मैं आपको बात बता रहा हूं कि मेरी फकीरी में शाही है। मैं कोई चीज का मैं ये कर रहा हूं कि भाई आप जिस लोगों का दावा करते, मैं मुसलमानों का लीडर नहीं हूं सर। मुसलमानों के लीडर तो मनमोहन सिंह, मुलायम सिंह यादव, अशोक राव चौहान, पृथ्वीराज, ये सब बड़े बड़े लोग मुसलमानों के लीडर हैं। मैं कहां हूं सर, मैं कहां हूं? और ये हमारा हाल, आज हम 13% हमारी आबादी और गवर्नमेंट की मुलाजिमतों में हमारा ये मौका। अगर अर्बन रूरल पॉवर्टी देखी जाए तो सबसे ज्यादा पॉवर्टी दलितों के साथ हमारी। महाराष्ट्र में सर आपको मालूम कितने मुसलमान बिलो पॉवर्टी लाइन रहते? 89% लोग। क्या ये बात जवाब देंगे लोग इसका? कौन जिम्मेदार है इसका, बताइए आप मुझे। हम तो स्टैटिस्टिक्स के जरिए बात कर रहे हैं, जिस तरह आपने पूरी तकारीर को निकाल कर दिखाया, मैं भी डेटा बता रहा हूं आपको। तो ये काम महाराष्ट्र में किया, और कांग्रेस से क्या फायदा सर? कांग्रेस से क्या फायदा उठाएंगे? आपको कांग्रेस को पहचानने में इतने बरस लग गए? नहीं सर, बरस नहीं लगे, हम तो शुरू से जानते हैं उनको, हम तो शुरू से जानते कांग्रेस, शुरू से जानते भी और उनके साथ भी रहते। नहीं, साथ इसलिए रहे कि मजबूरी की मां है वो। बीजेपी के साथ हम आइडियोलॉजिकली नहीं जा सकते क्योंकि आरएसएस उससे वाबस्ता है। जब तमाम सेकुलर, कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीएम, जमीन आसमान का फर्क उनकी आइडियोलॉजी में और कांग्रेस की। मगर मकसद क्या था कि चलो एक सेकुलर गवर्नमेंट बने। मनमोहन सिंह साहब शरीफ आदमी हैं, उनके जेर क़यादत एक हुकूमत बन रही है, इसीलिए हमने तायद की। कोई कांग्रेस की हुकूमत की तायद कहां, यूपीए की हुकूमत। अब महाराष्ट्र में अगर आप कांग्रेस का विरोध करेंगे, एनसीपी का विरोध करेंगे, तो उसका फायदा बीजेपी शिवसेना को होगा। मुझे हो गया तो मुझे हो गया तो आप सर, आपको क्या इल्मे गैब आता है क्या? फ्यूचर में क्या हो रहा है कि आप भी एस्ट्रोलॉजी की दुकान खोलिए क्या? नहीं सर, ऐसा कैसा बोल रहे हैं आप? देखिए, मैं मानता हूं कि आपको जिंदगी का बहुत बड़ा तजुर्बा है। आपके बाल जो काले हैं, सफेद भी हैं, वो इसी तरह तो सफेद नहीं हुए धूप के नीचे, तजुर्बे की बुनियाद पर हुए। मगर मुझे फायदा हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि मैं तो सेकुलरिज्म का कूली नहीं हूं, मैं सेकुलरिज्म का कूली नहीं हूं कि मेरी जिंदगी का मकसद कि सिर्फ कांग्रेस एनसीपी कामयाब हो जाए। मेरा मकसद यह है कि भाई इंसाफ हो, हिंदुस्तान की 13% जो अक़लियत है मुसलमान, उनसे इंसाफ हो। आपका मकसद यह है कि कांग्रेस भी हार जाए, शिवसेना हार जाए, बीजेपी हार जाए, बस ओवैसी साहब जीत जाए। बुरी बात क्या है? बुरी बात क्या है? अगर 60 साल के बाद अगर ऐसा होता है तो मैं समझूंगा अच्छी बात है। ये कब तक मैच फिक्सिंग चलेगा कांग्रेस का और ये बीजेपी शिवसेना का, कि या तू या मैं या तू? कब तक चलेगा सर? बदलना तो चाहिए ना। ये लोग कब तक ऐसा मैच फिक्सिंग करते रहेंगे? ये मैच फिक्सिंग है महाराष्ट्र में पूरा, कि हम उतर जाएंगे तो आप बैठ जाइए, हम बैठेंगे तो आप इंतजार करिए। हम ये बता रहे हैं कि भैया और भी कोई लोग हैं जो आपको एक्सपोज करेंगे। हम यकीनन बीजेपी शिवसेना की मुखालिफत करेंगे जरूर, और हो सकता है कि हमको कामयाबी मिले वहां पर।
देखिए, आपको वोट मिलेंगे नहीं मिलेंगे ये तो मुझे उसकी फैसला सर देखिए जनता करेगी नहीं, महाराष्ट्र। बिल्कुल सर, देखिए हो सकता है कि मैं मेरी जिंदगी में जो ख्वाब देख रहा हूं उसमें नाकाम हो जाऊं, मुझे उसकी परवाह नहीं है, मगर मैं जो उसूल और जो बातें कर रहा हूं उसको आवाम कबूल करती है तो बहुत अच्छा है। जमहूरियत की तो यही तो खूबी है। अब ये जमहूरियत में जो आवाम यहां बैठी है, इनसे पूछते हैं, ये लोग जो आपसे सवाल पूछते हैं।